गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। फेमा न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए इसको। और बात वही है ना कि अदर लॉज के अंदर 3 चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेज और फेमा। 30 मार्क है, मतलब एग्जाम में समझ लो ये 35 से 38 मार्क तक का आएगा। तो कोई भी चैप्टर जो तुम पढ़ते हो उससे 10-12 मार्क का वेटेज मान के चलो। फेमा से 12 मार्क टाइप का रहना है, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मिला के। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से पढ़ना है। हर बार की बात वही होता है, मैं फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ। मतलब जब एंड मोमेंट आता है पढ़ने का ना, एग्जाम देने का, उस वक्त स्टूडेंट या तो गिव अप मारता है या शॉर्टकट वाले बहकावे में जाता है। और इंटरनेट पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग शॉर्टकट एडवाइस देने को बैठे हैं, बिकॉज शॉर्टकट सबको पसंद है, तो जो पसंद है वही तो बेचेंगे ना, तो शॉर्टकट बेच। तो वहां पे इस तरह की स्ट्रेटजी आती है कि ये हार्ड चैप्टर छोड़ दो, मत पढ़ के जाओ। एकदम बेवकूफ वाली हरकत होगी। कुछ हार्ड नहीं है, एफर्ट मारोगे एकदम आराम से समझ में आएगा और पूरे नंबर उठा लोगे चूज के इससे। लॉ में अगर तुमको 80 पार करना है बहुत आसान है, ऑडिट में 80 पार करना है किडनी निकालनी पड़ेगी। लॉ में 80 पार करना, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, एवरेज स्टूडेंट आराम से 80 पार करता है लॉ में, बिकॉज लॉ में लैंग्वेज का चोचला नहीं है। आपको बात समझ में आता है, आप अपना लैंग्वेज में लिखो, मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लॉ में दिक्कत क्या हो रही है, जहां नंबर उठा सकता है वहां उठाएंगे नहीं, ढंग से पढ़ेंगे नहीं, सेलेक्टिव करके जाएंगे। अब तुम एग्जाम के पहले गिव अप मार दोगे, नहीं पढ़ के जाओगे, सेलेक्टिव पढ़ के जाओगे, तो भाई फिर कौन बचाएगा? ऊपर से ब्रह्मा जी थोड़ा आएंगे बचाने के लिए। तो अदर लॉस को पूरा इज्जत से पढ़ना है। अदर लॉस पे हम लोगों ने बहुत टाइम डिवोट किया है, क्लास में भी, ये बुक भी, नोट्स भी मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ। एफर्ट मारोगे आराम से हो जाएगा 80+। लॉ में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं इस तरह की। लॉ विल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट इन द एंटायर ग्रुप 1। ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग और कम एफर्ट वाला सब्जेक्ट पड़ेगा लॉ तुमको, क्योंकि बहुत एफर्ट डाला है क्लास में। आईसीआई के मैट का हर एक एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट तुमको पढ़ाया हुआ है, और उसी से छप छप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कुछ नहीं, डिटेल फुल हम लोगों ने आईसीआई का मैट कवर किया है, जो कोई कवर नहीं करता है। लोग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं कवर करना चाहते, सबसे गंदी बात तो ये है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अगर तुम अच्छे से कवर कर रहे हो, जो मैंने अपने हर सब्जेक्ट में किया है, तुम देखोगे तुम्हारे नंबर्स एकदम जोर के ऊपर उठ के आएंगे। पर मेहनत तो करना पड़ेगा ना। आई एम नॉट गोइंग टू राइट योर पेपर, यू विल राइट योर ओन पेपर, एंड इफ यू डोंट पुट एफर्ट तो नंबर अच्छे नहीं उठेंगे, ठीक है। फेमा स्टार्ट करने जा रहा हूं। फेमा का साल क्या है? 1999। देश पे लागू कब हुआ था? ईयर 2000। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। हु रेगुलेट्स फेमा? आरबीआई। इधर अच्छा, अभी तो रिवीजन है, तो अब मैं सीधा बात करता हूं लाइन बाय लाइन। आप जानते हो 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन अंदर आएंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए एक लिस्ट होती है ना, शेड्यूल 1, 2, 3। अगर कोई ऐसा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एग्जाम में आ जाए जो उस पूरे लिस्ट में शेड्यूल 1, 2, 3 में कहीं नहीं है, और वो ट्रांजैक्शन आपको करना है, तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? द आंसर इज ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन सर उल्टा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या भी लिस्ट होता है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। अगर कोई ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आ गया जो उस लिस्ट में नहीं है और वो आपको करना है, कैपिटल अकाउंट में वो करना है, तो वहां ऑटोमेटिक रूट नहीं लगता, वहां कौन सा रूट लगता है? मतलब आरबीआई का अप्रूवल चाहिए आपको, आरबीआई सीसी का अप्रूवल। बहुत बढ़िया, ये तो इंट्रोडक्शन है, दिख ही रहा है, तो इंट्रो में तो कुछ करना नहीं अपने को। प्रियम्बल, लोग ना प्रियम्बल पढ़ के खुश हो जाते हैं। मीडियोक्रिटी का ये आलम है देश में कि इतना मीडियोक्रिटी आ गया है टीचरों में, स्टूडेंट्स में, कि एक्सेलेंस को तो हम जानते ही नहीं है। फेमा का प्रियम्बल पढ़ के लोग खुश है कि ओ हमको फेमा आ गया। चलो मैं भी पढ़ा देता हूं फिर। प्रियम्बल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेमा? प्रियम्बल क्या बताता है हम लोगों को किसी भी कानून में? द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। याद है एसओपी, सॉप। तो व्हाट इज द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ फेमा? नंबर 1, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एंड नंबर 2, भारत में डॉलर कहां से लेते हैं? बैंक से ना, इसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, मतलब बैंक से डॉलर लेना बेचना। नंबर 3, टू फैसिलिटेट foreign exchange market in India, to promote orderly growth, development and facilitate forex market in India। ये preamble है। extent and application it applies to whole of India। अच्छा, इंडिया पे भी करता है, और तुम लोग को याद होगा, मैं भी रेजिडेंशियल स्टेटस में जाने वाला हूँ। इंडियन पीआरआई के जो भी फॉरेन ब्रांचेस है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई इज आल्सो पीआरआई ना, तो ये इंडिया को भी कंट्रोल करता है। और इंडियन कंपनी के जो फॉरेन ब्रांचेस है उस पर भी फेमा अप्लाई होगा, बिकॉज दोज फॉरेन ब्रांचेस विल बी ट्रीटेड एज पीआरआई। वही लिखा हुआ, हाथ का पढ़ो, दिख रहा है कि नहीं? मैंने बगल में एमसीक्यू लिखा है, देख रहे हो? उधर देखो, देखो,
मैंने बोला फेमा किसको अप्लाई करता है? नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन ऑफ पीआरआई। तो आंसर ये दोनों है ना, तो बोथ ए एंड बी, वेरी गुड। कब आया था देश पे लागू हुआ था? 1 जून, 1 अप्रैल नहीं 1 जून 2000 को। ये तो मतलब वो है मेरा रेफरेंस मटेरियल है समझाने के लिए, इसको हमको नहीं चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फेमा चैप्टर के अंदर 3 मोटे टॉपिक है। नंबर 1, नंबर 2 करंट, नंबर 3 कैपिटल। अभी थोड़ी देर तक मैं किस चीज़ के ऊपर बकबक करने जा रहा हूँ? रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, बिफोर मूविंग इनसाइड, एक इस रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को। 1 सेक। पर्सन को आप 2 कैटेगरी में इमेजिन करोगे, नेचुरल पर्सन मतलब हम जैसे लोग इंडिविजुअल, एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका अलग है, आर्टिफिशियल का तरीका अलग है। ये जो मास्टर डायग्राम तुम देख रहे हो ये इंसानों के लिए, ये आर्टिफिशियल पर्सन के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए। फिर ये ऊपर जो डायग्राम देख रहे हो ये आर्टिफिशियल पर्सन्स के लिए। फिर ये जो मास्टर समरी देख रहे हो ये दोनों के लिए है। इसका लेफ्ट साइड किसके लिए? येलो कलर में पढ़ो ऊपर, आर्टिफिशियल पर्सन। इसका राइट साइड किसके लिए? नेचुरल पर्सन। आ जाओ, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सर नेचुरल पर्सन्स का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, प्राइमरी टेस्ट, सेकेंडरी टेस्ट। प्राइमरी टेस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या आप भारत में ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज रिसाइड किए थे क्या? ठीक है, ये प्राइमरी टेस्ट है, पढ़ना। ड्यूरिंग द रेलेवेंट मतलब प्रीसीडिंग, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड यू रिसाइड, रिसाइड स्टे नहीं, वो याद है डायना एयर होस्टेस स्टे की थी तो वो काउंट नहीं होता। रिसाइड मतलब आप रहते हो, यहाँ के निवासी हो, ठीक है, रेसिडाइड। डिड यू रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज? यहाँ देखो क्या लिखा, मोर देन 182। अच्छा, मोर देन 182 का मतलब क्या होता है? 183। यहाँ घंटों में कैलकुलेशन नहीं होता, तो 182 आवर 10 डेज नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, 182 डेज 10 आवर्स नहीं चलेगा, इट हैज टू बी 183 डेज और मोर, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं? सर सेकेंडरी टेस्ट, तुम भारत से बाहर आ रहे हो या जा रहे हो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर और करंट ईयर, आ रहे हो जा रहे हो। ऊबर के लिए, किसके लिए? ऊबर, UBE, यू से अनसर्टेन पीरियड, बी से बिजनेस वोकेशन, ई से एम्प्लॉयमेंट। ये सब चीजें इंडिकेट करती है लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर तुम ऊबर के लिए बाहर जा रहे हो तो बाहर ही रहने का इच्छा है, PRO। ऊबर के लिए भारत में आ रहे हो मतलब यहीं पे रहने की इच्छा है, मतलब PRI, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, PTST को लेके मैंने एक डायलॉग बनाया, बहुत सुंदर है, वो याद रखना है अपने को, ठीक है। PT पास पर ST फेल, धीरे धीरे, ठीक है। अपना दिमाग बेकार का मत लगाना, मेरे तरीके से लगाना, ठीक है। मैं एक बात बता देता हूं, जब तुम पढ़ो तो थोड़ा सा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ओके। बाकी पढ़ो हमको मतलब नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं पूरा रिसर्च करके पढ़ाता हूं, तो ह्यूमिलिटी के साथ पढ़ो कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है सुन ले, अपना ज्ञान बाद में डालें। बिकॉज तुमको मैंने सिखाया, तुम मेरे को मत सिखाओ रिवर्स, ठीक है। मैं बहुत रिसर्च करके बोलता हूँ, हवा में कुछ भी नहीं बोलता, और जितना भी अंड संड बंड सोच सकते हो उससे ज्यादा मैं सोच चुका हूँ, ठीक है। तो एकदम शांति सुनना, ओके। एकदम सिंपल करके बताऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इतना लंबा चार्ट में गोल गोल घूमने की जरूरत है ही नहीं। PT पास का मतलब क्या है कि मैं पिछले साल भारत में मोर देन 182 था, पर ST फेल, मतलब मैं जा रहा हूं इंडिया छोड़ के फॉर ऊबर, तो ये लोग बोले फिर तुम PRO। PT भले ही पास हो गया पर ST फेल, मतलब यू आर गोइंग आउट फॉर लॉन्ग टर्म, तुम क्या हो? ऊबर के लिए जा रहे हो लॉन्ग टर्म, मतलब तुम क्या हो उधर? PRO, प्रो, ठीक है। सर PT फेल मतलब मैं पिछले साल भारत में नहीं था, पर ST पास मतलब मैं भारत में आया हूं फॉर लॉन्ग टर्म ऊबर। तो PT फेल पर ST पास, तो मैं आया हूं यहां पे फॉर लॉन्ग टर्म मतलब PRI। ये समझने के लिए निमोनिक है, ये कोई मैथ का इक्वेशन नहीं है कि तुम बोलोगे सर हम भी और 4 केस बनाएगा एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं, ठीक है। क्लियर है ना? ओके, ये डन है, ग्रेट। अच्छा, पर्सन का डेफिनेशन क्या क्या है? सर 7 आइटम है, पहला 6 आइटम तो इनकम टैक्स से चुराया हुआ है, खाली 7वां आइटम एक्स्ट्रा है। बोट, ब्रांच ऑफिस एजेंसी ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो अ पर्सन, मतलब लंदन में आप एक ऑफिस खोलोगे वो भी एक अलग पर्सन माना जाएगा, ठीक है। इसको लेके मैंने एक डायग्राम ये बनाया था कि फेमा में और बाकी लॉ में फर्क क्या है। बाकी लॉ में हेड ऑफिस और उसके 4 ब्रांचेस को पूरा मिला के आप एक मानते हो, GST छोड़ दो, इनको आप क्या मानते हो? एक। लेकिन फेमा इन 5 को 5 अलग अलग पर्सन मानता है, मतलब ब्रांच इज ऑल्सो लाइक अ सेपरेट पर्सन, HO हेड ऑफिस लाइक अ सेपरेट पर्सन, ठीक है।
तो भाई पर्सन का डेफिनेशन में बोला वो इनकम टैक्स वाला प्लस बोट। पीआरआई का डेफिनेशन, पीआरआई और पीआरओ का डेफिनेशन वो बगल में हम लोग चार्ट से भी याद करके आए इंसानों के लिए, अब आर्टिफिशियल पर्सनों के लिए याद करेंगे। अगर ये देखो ये क्या लिखा है ब्लू का आर्टिफिशियल पर्सन, सर अगर आर्टिफिशियल पर्सन भारत में इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी वगैरह तो वो इंडियन है। सर वो आर्टिफिशियल पर्सन भारत में ये भारत के अंदर सिचुएटेड है, इनकॉर्पोरेट भारत में नहीं हुआ पर सिचुएटेड इन इंडिया है तो भी वो पीआरआई, मतलब ब्रांच ऑफिस। सर वो ब्रांच ऑफिस बाहर है पर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई तो वो क्या है, पीआरआई है। ये तीन बातें याद रखनी, तीन बातें लिखनी, हो जाएगा। ये मेरी तरफ से मैंने तुम लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन डाला था, ठीक है। ओके ये देखो जरा एग्जांपल, पीटी फेल पर एसटी पास। एग्जांपल एक्सपर्ट एम्प्लॉय, गोरा इंडिया में आया नौकरी करने के लिए, तो गोरा पिछले साल भारत में था नहीं तो पीटी फेल, पर भारत में क्यों आया, नौकरी, नौकरी इंग्लिश में, एम्प्लॉयमेंट मतलब ऊबर लॉन्ग टर्म, पीआरआई है। गोरा क्या है, पीआरआई, पीआरआई, पीआरआई लाल रंग में पीआरआई, ठीक है। ये सब इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स हैं। कोई स्टूडेंट है बाहर पढ़ाई करने जा रहा है, सरकार बोलती है वो अनसर्टेन पीरियड ही है क्योंकि आरबीआई ने देखा है जो बाहर पढ़ने जाता है वहीं पे लोन वोन चुकाने के लिए वहीं पे नौकरी करने लग जाता है तो लॉन्ग टर्म ही जा रहा है, इसको बोलो पीआरओ। क्या बोलो, पीआरओ। तुम 4 साल के लिए बाहर जा रहे हो बीटेक करने, तो पीरियड तो पता है 4 साल, पर गारंटी नहीं है कि 4 साल में तो वापस आओगे, नौकरी वोकरी करने वहीं पे रुक जाओगे लोन चुकाने के लिए। तो सरकार आरबीआई ने बोल दिया स्टूडेंट लोग को ये मानो, ठीक है, भगोड़े, पीआरओ। अच्छा पीआरआई का डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा था, पीआरओ का सिंपल है, बोला जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओ। बहुत बढ़िया। अभी डेफिनेशंस आने वाला है तो डेफिनेशन से जी चुराना नहीं, डेफिनेशन से भागना नहीं, डेफिनेशन को करना है, ये आता है सब एग्जाम में। ठीक है, ये कौन है, मास्टर समरी चार्ट फॉर बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉर्पोरेशन अगर इंडिया में हुआ तो इंडियन, ब्रांच अगर इंडिया में लोकेटेड है तो इंडियन, ब्रांच बाहर लोकेटेड है पर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई तो पीआरआई। ये नेचुरल पर्सन, पीटी मतलब मोर देन 1 इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेकंड टेस्ट मतलब कमिंग इनटू गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर उबर, उबर, उबर याद है ना, ठीक है, ग्रेट। ये वो एग्जांपल है वही स्टूडेंट का, देखो आरबीआई ने बोल दिया स्टूडेंट लोग के बारे में। और ये सच है यार, तुम नौकरी मोस्ट प्रॉब्ली बाहर करोगे बिकॉज तुमको यहाँ वर्थ ही नहीं मिलेगी उतनी। आप समझो बात को, जितना खर्च तुम कर दोगे वहाँ की पढ़ाई करने के लिए, चुकाना भी तो पड़ेगा। अब वहाँ पढ़ाई करोगे 3-4 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, इंडिया में नौकरी करके 3-4 करोड़ कमा के चुकाना संभव नहीं है। वो वहीं पे कमा सकते हो, वहाँ पे काम करोगे वहाँ पैकेज उस लेवल का मिलेगा। 50, यहाँ जैसे स्टार्टिंग पैकेज एक सर्टन होता है ना 8, 9, 10 वैसे, वहाँ स्टार्ट ऐसे होता है 51, 52, 53, 54, समझ रहे हो, वो फर्क आ जाता है। तो चुकाना भी तो वहीं पड़ेगा ना, तब जाके तो लौट के आने का बात होगा। और एक बार काम कहीं चालू हो जाता है तो फिर वो हटता है ही नहीं। लोग मतलब एक बार आपका करियर कहीं बन जाता है ना कहीं पे, तो वहाँ से जल्दी से हटना पॉसिबल नहीं है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे सीनियर टीचर थे जिनसे मैं पढ़ा था, मतलब स्कूल में पढ़ा था, ठीक है, हम लोग उनको बोलते थे दिनेश भैया, ठीक है। वो मुझसे 5 साल ऊपर हैं, ओके, मतलब जब मैं 10 में था तो वो बीकॉम 3rd ईयर में था जेवियर्स में, तो वो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे। मेरे टाइम में 8, 9, 10 में अकाउंट्स था, ठीक है। आई वॉज लकी इन दैट रिस्पेक्ट कि 8, 9, 10 में मैंने अकाउंट्स कर लिया था, ओके, नॉट 11, 12 जितना, पर 11 तक में जितना अकाउंट्स तुम जानते हो ना और थोड़ा एक्स्ट्रा उतना मैंने स्कूल में कर लिया था। तो दिनेश भैया क्या हुआ, मतलब 1-2 साल के अंदर ही हम लोग छोड़ने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि उनका संजोग बैठ गया, वो बेंगलोर गए, फिर बेंगलोर से इंडोनेशिया। आज भी वो आदमी इंडोनेशिया वाला जो एरिया है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब जो जानते हो ना, थाईलैंड वाला पूरा एरिया, उसी में कहीं पे वो घूम रहा है, मतलब वहीं पे उसी में उनका जॉब है। क्योंकि एक बार आप कहीं बाहर चले जाते हो ना तो आपकी अगली अपॉर्चुनिटीज वहीं से आनी चालू हो जाती है। आज गेटिंग माय पॉइंट, अपॉर्चुनिटी समझते हो ना, आपका मन थोड़ा कि यहाँ आ जाओ। अब वो यहाँ आना भी चाहे इंडिया में तो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ जो उनका पैकेज होगा वो होगा 7, 8, 9, आई डोंट नो कितना डिजिट में होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर जॉब लगा हुआ है ना, और मेरे से 5 साल ऊपर है। आई एम 37 तो जोड़ो 42, तो वो 42 के हैं, ठीक है, और मैं पढ़ाई में 1 साल एडवांस था, तो वो 42-43 के रेंज में होगा। अब उनका पैकेज पक्का मैं बोल रहा हूँ करोड़ों में होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी करोड़, इफ यू टेल मी 2, 3, 4, 5, आई डोंट नो। वो यहाँ आएंगे उनको वो नहीं मिलेगा, दैट्स एन इशू। तो जो एक बार जाता है ना ऊबर के लिए अनसर्टेन पीरियड बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, वो चांसेस है कि वो वहीं रहेगा। तो दिनेश भैया इज अ पीआरआई की पीआरओ, पीआरओ, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म होता है। अभी मेरे सामने कौन आ गया, कैट कैट, ठीक है, ये है ना।
करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए कपैट। कपैट का फुल फॉर्म कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन याद करना बहुत आसान है। ये बाजू में देखो मैंने एक डायग्राम बनाया तुम लोग के लिए, दिख रहा है? द ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द फॉरेन असेट लायबिलिटी ऑफ अ पीआरआई या फिर इंडियन असेट लायबिलिटी ऑफ अ पीआरओ, ये दिख रहा है, इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सरल है। येलो है ना सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर नीचे अलग से देखो रेगुलेशंस भी है, उसके अंदर 2 शेड्यूल आएगा 1, 2, है ना? और ये क्या है? कैट। कैट के डेफिनेशन में 2 चीजें, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स में बोला, अब तो जानता है ये सब, तुम पूरा सिलेबस आता है तुमको। मीन्स एंड इंक्लूड्स मतलब एग्जॉस्टिव। मीन्स में बोला कैपिटल को छोड़ के जो भी है सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और फिर इंक्लूड में 4 एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है सर, वो 4 एग्जाम्पल क्या है? फॉरेन ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। हाँ, फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो करंट अकाउंट है, और उससे जुड़ा हुआ जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है अप टू 6 मंथ्स, वो भी क्या है? करंट अकाउंट। नंबर 1 दिख रहा है ना तुम लोगों को? फास्ट तो नहीं हो गया ना? नंबर 2, अगर मैंने विदेश में इन्वेस्टमेंट्स किया, इन्वेस्टमेंट्स का करना इस कैप अकाउंट, बिकॉज उससे असेट क्रिएट हुआ, पर इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न आ रहा है वो तो करंट अकाउंट। विदेश से मैंने लोन लिया, लोन लिया मतलब फॉरेन लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, पर लोन पे जो ब्याज में देता हूं करंट अकाउंट। ठीक है। थर्ड, एक गोरा यहाँ रहता है एक्सपर्ट एम्प्लॉय, तो अपने परिवार, उसका परिवार वहां है, वहां पे खर्चे भेज रहा है, ये क्या? करंट अकाउंट। लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली अब्रॉड। चौथा, हम जैसों के लिए, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, नाचने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो हम लोग को डॉलर लेके जाएंगे ना, वो क्या? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। 4 नंबर, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल। भारत से लोग बाहर क्यों जाते हैं? परमानेंट नहीं, मतलब घूमने जाते हैं। क्यों? एक सिर्फ घूमने जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट विजिट। अरे जिनके पास फालतू का पैसा है वो जाते हैं ना बाहर घूमने के लिए, यूरोप चले गए, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए। फुकेट कहाँ पर है? इंडिया के बाहर ही मानेंगे ना शायद। हाँ, तो थाईलैंड तो बाहर ही चले गए, घूमने उमने जाते हैं ना लोग, तो ये एक हो गया प्राइवेट विजिट। और किससे जाते हैं सर? मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज कराने के लिए। नंबर 3 किससे जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज इंडिया के स्टूडेंट्स को इंडिया पे भरोसा नहीं है, तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ओके। कोई भी कभी बोले कि मैं बाहर पढ़ा हुआ हूँ, किसी के बायोडाटा में अगर लिखा हो बाहर पढ़ा हुआ है, वो 1 नंबर का बेवकूफ़ है, क्योंकि उसका यहाँ पे दाखिला नहीं हुआ था, इसीलिए बाहर गया। समझ गया मैं बात? समझ रहे हो? जैसे आजकल ये फैशन हो गया है कि जो अपर मिडिल क्लास, रिच तो ठीक है, रिच है ही, अब इवन अपर मिडिल क्लास में क्या होता है, उनके जो भी बच्चे निकलते हैं ना, वो 12 के बाद बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और फिर जब वो आते हैं तो गर्व से पूरा खानदान सुनाता है, ओ यहाँ गया था, ओ वहाँ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ IIT में नहीं हुआ था। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, और अगर गया तो बाहर ही रख दो उसको, लाओ मत यहाँ पे। ठीक है, हाँ, PRO बना दो उसको। अच्छा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर भी क्या है? रूल्स है कि नहीं है? ठीक है, और इसमें 3 शेड्यूल आता है, 1, 2, 3, यही तो लंबा है शेड्यूल्स। ग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशंस। नीचे सबसे पहले किसका डेफिनेशन है? कैपिटल अकाउंट। वही ऑल्टर्स द फॉरेन एसेट लायबिलिटी ऑफ PRI या इंडियन एसेट लायबिलिटी ऑफ अ PRO। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स कैपिटल को छोड़ के जो भी है, एंड इंक्लूड्स ये रहे 4 एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया। ठीक है, ये क्लियर अपने को? ग्रेट। ये छोटा छोटा 3-4 एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, सब ICAI का ही है। इधर पढ़िए जरा, तो जरा सब एकदम सिंपल। देखो तुम्हारे रिवाइज करने का सारा सामान तो बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है। ठीक है, हमेशा से मैं पढ़ाते वक्त पूरी जान लगाता हूँ क्लास में। ठीक है, मतलब एकदम ओपन बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ाते होते एकदम घटिया पढ़ाते हैं, और फिर उसको एडजस्ट करने के लिए बैठ के यूट्यूब सपोर्ट करते रहते हैं। मैं पढ़ाते वक्त ही पूरा जान लगा देता हूँ। तुम देखोगे, तुम एक लाइन पढ़ोगे, तुमको अंदर का पूरा एग्जाम्पल याद है, पर फिर प्रॉब्लम क्या होती है? अरे हमारा एग्जाम था तो सर तो हमारे साथ खड़े नहीं थे, लो मैं खड़ा हो गया। ठीक है, मैं भी यूट्यूब पे आके समाधि लेना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इधर आओ। नंबर 1, इंपोर्टिंग मशीन। अब से कुछ दिन बाद ये भी चालू हो जाएगा कि मैं सुबह आऊँगा जब सेंटर, ठीक है, तो मैं भी ऐसे व्लॉग बनाते हुए आऊँगा, देखो मैं आ गया हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसा ये वो। नीचे कुत्तों को बिस्कुट डाला, ये देखो कुत्ते को बिस्कुट डाला। ठीक है, कुत्ते से मैंने पूछा बताओ तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? कुत्ता बोला बाओ बाओ। ठीक है, ये सही है, तब मैं अच्छा टीचर हूँ। क्लास में पढ़ाऊंगा तो अच्छा टीचर नहीं हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 1, लाल रंग में क्या लिखा है? लाल रंग में ट्रांजैक्शन है, मतलब क्वेश्चन है, और ब्लू रंग में आंसर है। लाल रंग। अब देखो सर, आप अगर मशीन खरीदते हो, अकाउंट्स की दुनिया में वो कैपिटल असेट है, आप बैलेंस शीट में डालते हो, तो अकाउंट्स बोलेगा ये कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपेक्स से थोड़ा दिमाग में कैपिटल ट्रांजैक्शन। पर नहीं, फेमा की दुनिया में आपने मशीन खरीदा, मशीन आ गया, क्या आपका बाहर कोई फॉरेन एसेट क्रिएट हुआ है? नहीं, तो इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो फेमा में आंसर क्या है?
समझ गया ना। तो आईसीआई ने खुद बोला है, ऊपर में लिखा हुआ भी है भाई कि अकाउंट्स और इनकम टैक्स वगैरह वाला ज्ञान यहाँ पे लगने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ आप गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो भी करंट अकाउंट, मशीन का करो तो भी करंट अकाउंट, कैपेक्स से इसको कनेक्ट मत करो, ठीक है। नंबर 2, मशीन खरीदने के लिए जो भी आप शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लोन वगैरह लेते हो, फॉरेन करेंसी लोन मतलब फॉरेन लायबिलिटी पर शॉर्ट टर्म है ना, 6 महीना, करंट अकाउंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लोन, करंट अकाउंट। शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीना, और 6 महीना से ऊपर है तो बहुत बढ़िया। क्या लिखा पढ़ो, लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी वगैरह लिया है फॉरेक्स लायबिलिटी, तब फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। पीआरआई हैज गिफ्टेड डॉलर्स टू पीआरओ। जैसे मैं समझा रहा हूं, एक बार कहानी को समझ लो। तुम इंडिया में बैठे हो, तुम, हम लोग कौन है भाई, पीआरआई है। हमारा एक फॉरेन रिलेटिव आया यहाँ पे, हमने उसको $100 गिफ्ट किए, ठीक है। क्या किए, $100 गिफ्ट किए। अब सर आप एक बात समझिए, अगर वो डॉलर लेके अपने साथ बाहर चला जाए तो उसका इंडिया में कोई एसेट क्रिएट हुआ क्या, नहीं, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिया में ही अपना अकाउंट खुलवा ले, FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, और उसमें वो डॉलर रख दे, तो इंडिया में एसेट क्रिएट हो गया, तब वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कहानी क्या होगी, तो सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं होगा, यहाँ अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा। पीआरआई हैज गिफ्टेड डॉलर्स टू पीआरओ, तो ये माना जा रहा है कि वो डॉलर लेके बाहर चला गया, तो इंडिया में उसका कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो इट्स अ व्हाट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट। अब दूसरा केस, पीआरआई गिफ्टेड रुपीस, इंडिया में आया वो रिलेटिव हमारा और हमने उसको रुपया दिया, गांधी जी वाला नोट, और उसने जाके इंडिया के बैंक में जमा कर दिया, तो अब इंडिया में एसेट क्रिएट हो गया ना, तो इट्स अ कैपिटल अकाउंट। पीआरओ का इंडिया में एसेट क्रिएट हो गया, इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है ये? सर रीपैट्रिएट का मतलब क्या होता है, तुम देखो डेफिनेशन 3 पॉइंट का इतना सा था, तुम्हारे सपोर्ट के लिए चार्ट डायग्राम सब बनाया हुआ है नीचे समझने के लिए, तो भाई ये तो रेफरेंस के लिए है, ठीक है। रीपैट्रिएट टू इंडिया का 3 मतलब होता है। एक, डॉलर आपको जो भी बाहर से आया वो ले जाके आप एडी को भेज दो, ऑथराइज पर्सन को भेज दो। अरे वाह, ऑथराइज पर्सन मतलब एडी एमसी ओबू है ना, ऑथराइज पर्सन। अगले पेज में डेफिनेशन आएगा उसका, ये देखो, ऑथराइज्ड पर्सन वो होते हैं जिनको डॉलर्स में लेवा बेची अलाउड है, बाकी कोई डॉलर्स में लेवा बेची नहीं कर सकता, वरना वो हवाला हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा, तो केवल ये लोग को अलाउड है। कौन है ये लोग ऑथराइज पर्सन में, एडी एमसी ओबू। एडी मतलब ऑथराइज, मतलब बैंक होते हैं आपके, बैंक में आप जाकर डॉलर्स लेवा बेची कर सकते हो। एमसी मतलब मनी चेंजर्स, छोटे छोटे दफ्तर होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, छोटे दफ्तर होते हैं, 5 स्टार होटल वाले होते हैं, ये लोग लिमिटेड अमाउंट का डॉलर एक्सचेंज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं मनी चेंजर। यहाँ बाजू में ऑफिस है, तुम अगर इस बिल्डिंग से निकल के अगली बिल्डिंग में जाओगे ना, 4 नंबर है, उसके बाद वाली बिल्डिंग जो है स्टीफन हाउस नाम है बिल्डिंग का, उसके गेट में उसके लेफ्ट साइड में जाओगे, लिफ्ट के बगल में एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ लिखा हुआ होगा फुल फ्लेजेड मनी चेंजर ऑफिस, FFMC बोलते हैं उनको, वो मनी चेंजर है, वो थोड़े मोटे डॉलर अमाउंट एक्सचेंज करता है, वो मनी चेंजर है, उनको अलाउड है, तो RBI उनको रेगुलेट करता है, पर उनके पास बैंक जितना पावर नहीं है, छोटा मोटा है। तुम कल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाओगे तो वहाँ पे भी मनी चेंजर का काउंटर बना हुआ रहता है कि तुम बाहर जा रहे हो घूमने, वहीं पे थोड़ा बहुत डॉलर एक्सचेंज करा सकते हो। 5 स्टार होटल वालों को भी 5 स्टार होटल वाले जो है ना, वो भी मनी चेंजर का लाइसेंस ले लेते हैं, बिकॉज उनके यहाँ पे गोरे आते हैं रुकते हैं, तो डॉलर वहीं पे थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर सकते हैं। तो लिमिटेड अमाउंट का कर सकते हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ करेंसीज का कर सकते हैं, और लिमिटेड पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। ओबू, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, मतलब बैंक का ही ओवरसीज ब्रांच, इनको अलाउड है खाली, ओके। ये लोग ही डॉलर का लेवा बेची करते हैं। जब RBI इनको डॉलर का एक्सचेंज का लाइसेंस देता है ना, तो RBI वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता है, जैसे आप किस पर्पस के लिए डॉलर दे सकते हो, कितने अमाउंट का दे सकते हो, कौन सा करेंसी दे सकते हो। फॉरेन करेंसी से डॉलर है क्या, बैंक वाले कम से कम भी 50 अलग अलग करेंसी एक्सचेंज करते हैं, मनी चेंजर 3-4 करता है खाली, ठीक है, ज़्यादा नहीं करता है, ओके। यहाँ तक ठीक है, पीछे आ जाओ। तो रिपैट्रिएट इनटू इंडिया का मतलब क्या होता है, आपको बाहर से डॉलर की इनकम हुई, आप ले जाके बैंक को दे दो, तो भारत के पास डॉलर आ गया, आपको रुपया मिल जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। नंबर 2, अगर मैं एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूँ, एक्सपोर्टर मतलब मेरा रेगुलर डॉलर इनकम होता है, तो मुझे अलाउड है कि मैं EEFC अकाउंट खोल सकता हूँ। ये सारे 4-5 अकाउंट डिटेल में समझाए थे कि नहीं समझाए थे, नोट्स दिखा के, है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो EEFC अकाउंट खोल लूँ, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो अगर मैं डॉलर लाके उस अकाउंट में भी रख मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे को डॉलर्स आया,
मैंने वो रुपीस में कन्वर्ट नहीं करा है, मैंने वो अपने ईएफसी अकाउंट में रख दिया। तो ईएफसी अकाउंट तो इंडिया के पास ही है ना बैंक में, तो वो भी रिपेट्रिएट टू इंडिया है। और तीसरा केस है, मैंने ना कहीं फॉरेन से ही लोन लिया था तो मुझे चुकाना है, और फॉरेन से मेरे को डॉलर इनकम आ रहा है, तो डॉलर इनकम इंडिया में लाने के बजाय वहां से लोन चुका दिए, तो ये भी रिपैट्रिएट टू इंडिया के बराबर है। क्योंकि इसका मतलब एक तरह से ये हुआ कि लोन चुकाने के लिए आपने बैंक से डॉलर नहीं लिया, तो देश का डॉलर बच गया ना, तो ये भी रिपैट्रिएट टू इंडिया है। यही 3 पॉइंट लिखा, पढ़ लो फट से। हो गया सर, डन है। नेक्स्ट, पहला डेफिनेशन ऑथराइज पर्सन हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या, करेंसी। ओहो, अब जो डेफिनेशंस आएंगे थोड़ा कूल डाउन, क्योंकि याद करना है। ओके, करेंसी वर्ड का मतलब होता है नोट, कैश, बैंक। एनआई मतलब, अब इसके बगल में 12 एग्जाम्पल्स हैं। इट इंक्लूड्स, नंबर 1, ये लास्ट वाला 3 कौन देता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस। फिर ये देखो, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, एलसी, ये कौन देता है, बैंक्स। इन सब का मतलब समझाया हुआ है, ट्रैवलर चेक, एलसी, सब का मतलब बताया हुआ है, लिखाया हुआ है, ड्रॉ कराया हुआ है, ठीक है। फिर ये सब कौन है, एनआई, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, एक बार ना DTLB, क्या बोला मैंने, तुम लोग खाली बस देखो, डी से, टी से, एल से, बी से, देख रहे हैं, ये 4 नाम याद है, DTLB, 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 ठीक है। डेटॉल बॉय, डेटॉल बॉय मतलब याद रखो, DTLB, ठीक है, छोड़ दो, काम आएगा बाद में मेरे को। यहाँ तक क्लियर है सर, नीचे आ जाओ। करेंसी नोट, सर करेंसी नोट में कॉइन्स भी आएगा, बैंक नोट्स भी आएगा। हालांकि करेंसी नोट और बैंक नोट में फर्क बताया था ना, करेंसी नोट का मतलब होता है 1 रुपये का नोट, और बैंक नोट मतलब बाकी सारे नोट जो हमारे पास होते हैं, पर इन्होंने बोला बैंक नोट भी करेंसी नोट है, मतलब करेंसी नोट में सिक्के भी आएंगे, बैंक नोट भी आएंगे, सब आएगा। वेरी गुड, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए बताया था मैंने। ओके, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बाद में कराऊंगा, पहले ये आओ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज। ये देखो, आज एक और लिख लो, डेटॉल बॉय, DTLB। बोल सकते हैं क्या, ठीक है। आज सवेरे की बात है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने फाइनल को ही बताया, तो मैं इंटर को भी बता रहा हूँ। आपको ये समझना है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से आएगा बहुत थोड़ा एग्ज़ाम में, पर वो कौन सा आएगा वो हम जानते नहीं हैं। एनी पर्सन हुज क्लेमिंग कि मुझे पता है कि इतना कर लो, इससे इतने मार्क का आएगा, वो इंसान बेसिकली पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल एनालिसिस करके बोल रहा है, पर सर वो होल्ड गुड नहीं करता, बिकॉज हर 4-4 साल में इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज करती है, पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आप नहीं बोल सकते कि इससे इतने मार्क का आएगा, उससे उतने मार्क का आएगा, इंस्टीट्यूट धोखा कर देगी एग्जाम हॉल में, ठीक है। प्लस आप अगर सेलेक्टेड पढ़ के जाते हो तो जब आप लिखते हो तो आपकी लिखने की भी एक क्षमता और एक काबिलियत है, तो आप कैसा लिख पाओगे, कितने नंबर आएंगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। उल्टे मैं एक दूसरा टेक्निक सिखाता हूँ। अब मेरा जो टेक्निक होगा हार्ड होगा, पर वो जरूरी है। सिलेबस 10 लाख मार्क्स का है, लॉ का सिलेबस 10 लाख मार्क्स का ज्ञान है, उसमें आएगा पेपर कितने का, 100 मार्क का। तुम जब पढ़ते हो ना, जो चीज़ें तुमको आसानी से समझ में आ जाती हैं वो तो ठीक है, वो तो करना ही है, आसान है, हो भी गया। लेकिन जो चीज़ें तुम्हें लगता है यार ये मुश्किल है, उसको तो बल्कि स्टार दे दो, क्योंकि वही पक्का आने का एग्जाम में चांस ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम। कम्पिटिटिव एग्जाम का सिंपल मतलब होता है जहाँ लेस देन 50% जन पास होंगे। तो सीए का जो एवरेज होता है 20% के आसपास जाता है,
मोटा मोटी 20 के आसपास जाता है पासिंग परसेंटेज, ऊपर नीचे कर लो 20%। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, बिकॉज 80 जन फेल होंगे, तो वो जो भी आदमी पेपर सेट करेगा वो हल्के वाले टॉपिक्स नहीं उठाएगा, वो गंदे वाले को उठाएगा। जैसे अब डेफिनेशंस में ये दो एकदम विभत्स डेफिनेशन है, ये दो देख लो जहां इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो विभत्स है, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर आ जाए, जिसने नहीं पढ़ा है वो एग्जाम में वहां कुछ भी फेक नहीं पाएगा, एकदम जीरो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको इज्जत से अपने को पढ़ना है। सबसे पहला मेरे सामने कौन सा है, फॉरेन। अरे चैप्टर का नाम क्या है, फेमा। फेमा का फे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि दे कैन आस्क यू डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज। अब तुम वहां पे बोलना चालू करोगे सर इट मींस फॉरेन करेंसी, और फिर वो काट के बोलेगा जीरो ले ले, ठीक है। तो इतना छोटा है क्या फॉरेन एक्सचेंज? इसमें देखो दो चीजें जो बोला, मीन्स एंड इंक्लूड्स। पहला लाइन में क्या लिखा, इट मीन्स फॉरेन करेंसी, बस उतना लिखोगे, एंड इंक्लूड्स। अब कोई स्टूडेंट है जो 1 नंबर का गंजेड़ी है, ठीक है, मतलब जो गांजा पी के नशा में रहता है ना, बहकी बहकी बातें करता है, वो बोलता है सर मान लीजिए डेफिनेशन 2 मार्क का आया, ओके, मैं खाली लिख देता हूँ, इंक्लूड्स वाला छोड़ देता हूँ, मीन्स वाला लिखता हूँ, इट मीन्स, तो मेरे को 1 मार्क तो मिलना चाहिए स्टेप मार्किंग का। तुमने नशे कर रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीआई ने भी नशा कर रखा है, कि जैसे तैसे जो भी तुम शॉर्टकट मारोगे उसका तुमको मार्क्स दे देगा। कि तुम सोचा कि भाई 2 मार्क है, 1 मार्क ये वाला उठा लेंगे और 1 मार्क वो वाला छोड़ देंगे जो बड़ा है, जो नहीं पढ़ेंगे, जीरो, ठीक है। इट मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, वेट, इंक्लूड्स के नीचे कितने बूंदी हैं, बुलेट 3। पहला वाला बुलेट बेसिकली आप समझो, क्या भारत में बैंक के पास जाके डॉलर अकाउंट खोल सकते हो क्या? मतलब हम नहीं खोल सकता, पर एक्सपोर्टर खोल सकता है कि नहीं, क्या बोलते हो उसको? कोई एनआरआई यहाँ पे बसने आ गया, वो क्या खोलेगा, आरएफसी। कोई एनआरआई अगर खोलेगा तो एफसीएनआर खोल सकते हो ना। तो बैंक के अंदर जो आपके डॉलर बैलेंसेस है वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। नंबर पहला पॉइंट पढ़ो, BCD, बैलेंसेस, सॉरी हाँ ठीक है, तो बोला बैलेंसेस, क्रेडिट्स एंड डिपॉजिट्स पेबल इन फॉरेन करेंसी। जैसे मेरा बैंक में डिपॉजिट पड़ा है, बैलेंस पड़ा है डॉलर में, पेबल इन डॉलर्स, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। आफ्टर ऑल मैं याद दिलाना चाहता हूं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर बहुत, शेड्यूल 1 तो प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे जहां ये बोला है कि अगर आप अपने EFC या RFC से निकाल के दोगे तो आपको RBI का परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। तो वो जो मेरे पास वो सब अकाउंट है उससे भी तो मैं यूज करता हूँ ना पेमेंट करने के लिए, इट इज एज गुड एज फॉरेन करेंसी। अरे मेरे हाथ में जो 2 लाख रुपया और मेरे बैंक में जो 2 करोड़ रुपया, मैं दोनों यूज कर सकता हूँ ना पेमेंट करने के लिए। तो हाथ का पैसा भी करेंसी है सर, और बैंक का पैसा भी करेंसी है। तो वही BCD, बैलेंसेस, क्रेडिट्स एंड डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी। अच्छा ये 2-3 क्या, डेटॉल बॉय, DTLB, D से ड्राफ्ट, T से ट्रैवलर चेक, L से लेटर ऑफ क्रेडिट, B से बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो DTLB, सेकंड नंबर, DTLB हाइलाइटर, ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, बट पेबल इन इज अ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि पेबल तो डॉलर्स में है। और नेक्स्ट वाला, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, बना भारत के बाहर है, बट पेबल इन, तो पेबल भले इंडियन करेंसी में, पर ड्रॉ तो बाहर हुआ है, तो उसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज मानेंगे, ठीक है। वैसे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, फॉरेन सिक्योरिटी। इसका पहला बुलेट मींस है, दूसरा बुलेट इंक्लूड्स है। मींस वेरी सिंपल, एनी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में तुम 4-5 अपने मन से बोलो, शेयर, स्टॉक, स्क्रिप, बॉन्ड, डिवेंचर, है ना। एनी सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी इज अ फॉरेन सिक्योरिटी। एंड वो फॉरेन सिक्योरिटीज जो डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी में, पर जिनका रिडेम्पशन या इंटरेस्ट पेमेंट इंडियन करेंसी में होगा, फिर भी उसको फॉरेन ही मानेंगे, क्योंकि वो ड्रॉ किस करेंसी में है, फॉरेन करेंसी। एंड इंक्लूड्स सच सिक्योरिटीज, ब्राउन कलर, denominated or expressed in foreign currency, although the interest or redemption is in Indian currency, still it will be treated as foreign currency. ये क्लियर है? ये तो हार्ड था। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आते हैं। एक्सपोर्ट का इन्होंने मतलब बदल दिया, बोला एक्सपोर्ट का मतलब आप डोमेस्टिक सेल मत सोचो। एक्सपोर्ट का सेल मतलब एनी गुड्स, चाहे वो छोटा हो चाहे हाथी हो, टेकिंग आउट गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। 2 बातें याद रखना, कैसा भी गुड्स हो सकता है, इवन मशीन्स भी हो सकते हैं, ट्रक्स भी हो सकता है। दूसरा, एक्सपोर्ट का मतलब सेल करना जरूरी नहीं है, रेंट पे भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है वहां ट्रक वाला, पढ़ो तो लाल रंग।
लीज पे दिया, बेचा नहीं है, पर ट्रक को भारत के बाहर रखा है, इंडिया के बाहर ले आके इटाली में, तो क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट। दूसरा, गुड्स के साथ सर्विसेज भी तो होता है, तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। भारत की जितनी भी आईटी कंपनीज यही कर रही, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सब यही कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग कॉल सेंटर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट क्लियर है? ठीक है। फॉरेन करेंसी का डेफिनेशन कितना ईजी है, तब तुम बोलोगे हम यही याद कर जाएंगे, पर ये आएगा नहीं ना। फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी अदर दैन इंडियन करेंसी। अच्छा, अब फिर पूछा व्हाट इज इंडियन करेंसी? एनी करेंसी अदर दैन फॉरेन करेंसी, ऐसे थोड़ा बोलोगे। व्हाट इज इंडियन करेंसी? करेंसी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, द लीगल टेंडर ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड करेंसी। तो हमारे देश का लीगल टेंडर क्या है? इंडियन करेंसी, इसी को लीगल टेंडर बोलते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री ने वर्ड यूज़ किया था लीगल टेंडर डिमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट में 8 नवंबर 2016 को। आप जब टीवी पे आके वो घोषणा किए थे ना, आज रात 12 बजे बंद 500,000 का नोट, तब उन्होंने बोला वो देश का लीगल टेंडर। सोचो, एकदम इकोनॉमिक्स भाषा डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर यूज़ कर रहा है, और तुमको यहाँ पे आलस है याद करने में। ठीक है। इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया, सिंपल। ट्रांसफर में सब कुछ ले लिया, सेल, परचेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, बार्टर, इंक्लूडिंग एनी ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन, इंटरेस्ट। ये तो रेफरेंस के लिए मैंने पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स एंड रूपी अकाउंट्स। ये नॉलेज चाहिए ना, काम आता है सर बहुत। तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना बुरा हालात, मतलब एकदम ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, एकदम तुम्हारे सिलेबस में एग्जामिशन चैप्टर आता है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 10 रेंज, यू नो दैट, ओके। एग्जामिशंस वाला पूरा चैप्टर सेक्शन 10 रेंज, उसके अंदर ये एनआरई, एनआरओ, ये सब नाम रहते हैं। स्टूडेंट को कुछ नहीं पता एनआरई, एनआरओ क्या है, उसको फर्क भी नहीं मालूम एनआरई, एनआरओ में क्या फ़र्क है, कौन से वाले का एग्जाम है, क्यों है, कुछ नहीं मालूम। याद है, ये बताया था यहाँ पे क्लास में। एनआरई वाला हरा रंग देखो, एनआरओ वाला क्यों? सर, एनआरओ अकाउंट इज ओपन फॉर कीपिंग इंडियन अर्निंग्स। कि आप विदेशी हो एनआरआई, पर आपका भारत में कुछ संपत्ति, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में, उससे इंडियन इनकम आ रहा है, तो इंडियन इनकम को सरकार छोड़ेगी नहीं, टैक्स लगा देगी। एनआरई अकाउंट इज फॉर कीपिंग योर फॉरेन करेंसी। बाहर से कमाते हो फिर भी भारत में भेजो, तो एहसान कर रहे हो ना, इसलिए बॉस एग्जाम्प्ट है, नहीं बताता ऐसा। टीडीएस चैप्टर अपने पढ़ते हैं, टीडीएस में आता है वाओ, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, कुछ नहीं बताया जाता स्टूडेंट को। 50 मार्क का इनकम टैक्स है, 5 मार्क का पढ़ाएंगे, कुछ नहीं बताया था। फाइनल के बैच में खड़ा होकर पूछो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, फाइनल के स्टूडेंट को नहीं मालूम है व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या होता है। ये सब सिलेबस में है। ये सब कब सीखेंगे? जब काम करने जाएंगे, अगर वैसा एक्सपोजर मिला तो। अब वो भी एक बात होती है कि तुम किस फर्म में काम करने जा रहे हो, कैसी कंपनी में। सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन खत्म है सर, सेक्शन 3 में आता है। सेक्शन 3 का अल्टीमेट सार क्या है? हाथ का पढ़ो, अंदर में 4 केसेस आएंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेट सार क्या है? फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग सिर्फ किसके थ्रू होगा? एपी का फुल फॉर्म ऑथराइज पर्सन। कौन कौन होते हैं ऑथराइज पर्सन? एडीएमसी, ओबू, उन्हीं के थ्रू डीलिंग होगा। ठीक है। मैंने एक बात बोली थी कि हम लोग 2000, आरबीआई का नोटिफिकेशन है कि हम लोग $2000 तक रख सकते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में वो नोटिफिकेशन, तो तुम बोलोगे तुम कितना रख सकते हो? 0 नहीं रख सकते, तुम यही सोच के आगे बढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो सर, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 3 में आरबीआई ने एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि नो, फिर अलग से धीरे धीरे अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा अलाउ किया है। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट्स आएगा। पहला पॉइंट हाथ का पढ़ो, मेरा क्या लिखा है? फॉरेक्स डीलिंग्स ओनली थ्रू, हम तुम नहीं करें, कौन करेगा? ऑथराइज पर्सन के थ्रू। ये आईसीआई का एग्जाम्पल है, पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त विदेश से आया है, उसके पास $1000 है, अब उसको रुपया चाहिए क्योंकि वो इंडिया में चाट पकौड़ी खाना चाहता है, तो $1000 उसके पास है, तो वो जाके बैंक में एक्सचेंज कराना चाहता है। बैंक वाला बोला 80 रुपया देगा, तुम बोलता है रुको रुको, $1000 मुझे दे दो, मैं तुमको 82 रुपीज़ दूंगा। यू आर ऑफरिंग अ बेटर रेट टू फ्रेंड, कैन यू परचेज डॉलर्स? डॉलर में लेवा बेची का हक केवल बैंक को है, तो तुम अपने दोस्त से डॉलर नहीं खरीद सकते। अब एक बोलेगा सर हम तो खरीदे थे, वो तो तुम भी मर्डर भी कर लो, पता नहीं चला तो कर लो, इसमें क्या है?
नंबर बी, PRO मस्ट मेक हिज ओन पेमेंट। मतलब PRO अगर इंडिया में आएगा चाट पकौड़ा खाएगा, तुम उसका पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि वो अगर आया तो डॉलर खर्च करो इंडिया में, वी नीड डॉलर्स। तो इसका एग्जाम्पल जो ICI ने दिया है कि भाई तुम्हारा भाई है, उसने विदेशी भाई है, मतलब ठीक है, मतलब इंडिया में पैदा हुआ था बाहर चला गया, मतलब पापा विदेशी नहीं है, ठीक है तो उसने इंडिया में किसी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है, ओके, तो अब वो तुमको बोल रहा है कि तुम प्रीमियम दे दो एक बार, नहीं, ही शुड मेक हिज ओन पेमेंट इन डॉलर्स, तभी तो भारत में डॉलर्स आएगा, ठीक है। थर्ड, ऑल फॉरेक्स रिसिट्स थ्रू AP। इसमें एग्जांपल था कि गोरा रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, वेटर को पेमेंट करना चाहता है या रेस्टोरेंट का बिल देना चाहता है डॉलर में, तो रेस्टोरेंट वाला लेगा नहीं, रेस्टोरेंट वाला तभी ले सकता है जब उसके पास मनी चेंजर का लाइसेंस हो। तो गोरा अगर 5 स्टार होटल में जाके खाएगा, ठीक है, सपोज गोरा बोला कि मैं भारत की सबसे इंपॉर्टेंट कुजीन इंडियन पकोड़ा खाऊंगा, पर रोड पे नहीं खाऊंगा, मैं 5 स्टार के अंदर खाऊंगा, 5 स्टार के अंदर पकोड़ा भी आएगा 800 का, ठीक है। अब गोरा वहां पे डॉलर पे करना चाहता है, 5 स्टार पीपल दे हैव मनी चेंजर लाइसेंस फ्रॉम RBI, दे कैन एक्सेप्ट डॉलर, बट इफ द गोरा ईट्स इन एनी रेस्टोरेंट वेयर दे डोंट हैव मनी चेंजर लाइसेंस, तो वहां वो डॉलर में पेमेंट, आप डॉलर उससे रिसिट नहीं कर सकते। डॉलर रिसिट शुड ओनली हैपन थ्रू अ बैंक। मतलब मेरे हाथ में, मैं PRI हूं, मेरे तुम्हारे हाथ में अगर कोई भी डॉलर आएगा तो वो बैंक के थ्रू ही आएगा, डायरेक्टली नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, सपोज मान लो रिसेप्शन पे एक स्टाफ बैठा, वो भी तो ऑब्वियसली PRI होगा। एक स्टूडेंट आया कैश हिलाते हुए, ठीक है, मतलब सपोज उसको एडमिशन लेना होगा कोई सब्जेक्ट का, तो फीस है 10,000, वैसे कैश हिलाते हुए आया, उसने मेरे स्टाफ को कैश दिया, ठीक है। बात को समझो, मेरा स्टाफ को करेंसी मिला, नॉट फ्रॉम अ बैंक बट फ्रॉम अ ह्यूमन, क्या ये अलाउड है? सर अलाउड है, बिकॉज स्टूडेंट डॉलर हिलाते हुए नहीं आया था, गांधी जी को, मतलब समझ गए, वो इंडियन करेंसी लेते हुए आया। लेकिन अब सोचो कि सपोज एक स्टूडेंट आया बाहर से और वो डॉलर हिलाते हुए आया है, ठीक है, क्या मेरा स्टाफ डॉलर ले सकता है? नहीं, ऑल फॉरेस्ट रिसिट्स हैपन थ्रू बैंक ओनली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, बैंक को भी वो डॉलर एक्चुअली में भारत में आना चाहिए, इनवर्ड रेमिटेंस, बैंक में डॉलर एक्चुअली में आना चाहिए, ओके। हु मस्ट गेट एक्चुअल इनवर्ड रेमिटेंस, ये नाम पढ़ो तो FIRC, ठीक है, फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, ओके। बेसिकली अगर एक्सपोर्टर हो ना, तो डॉलर जो बैंक में आता है ना, तो बैंक वाले उसके लिए सर्टिफिकेट देते हैं FIRC, मतलब डॉलर आ गया भारत में, ये जरूरी होता है, नहीं तो आपको एक्सपोर्ट्स में जितना ये ड्यूटी वगैरह का फायदा मिला ना GST में, वो फायदा आपको नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। पता है ना, एक्सपोर्ट्स आर ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी है, पर एक्सपोर्ट्स आर ड्यूटी फ्री, ना उस पर कस्टम लगता है और GST भी नहीं लगता है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदते हो उसमें GST पे करते हो, उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा, समझ रहे हो, इतना है। रॉ मटेरियल तक का GST का तुम लोग में ITC कैसे नहीं, क्योंकि आई गेटिंग माई पॉइंट क्या, तो वो भी रिफंड आपको मिल जाएगा इतना, तो वो सब आपको नहीं मिलेगा अगर आपका डॉलर नहीं आया तो। उसमें नियम होता है 6 महीने 9 महीने के अंदर डॉलर भारत में आना चाहिए, तो बैंक वाले सर्टिफिकेट देते कि हाँ आ गया डॉलर, ठीक है। PRO विदेश में प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ से धन नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था हवाला का, कि यहाँ से आप एक फॉरेनर को पैसा भेज रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। सेक्शन 4 होल्डिंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमको $2,000 का लिमिट आता नहीं है, हम इंटर में बैठा हुआ है, तो मेरे को बताओ, इज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अलाउड? इतना कड़ा नियम तुम सोच के चलो कि सपोज मान लो कि मैं विदेश गया घूमने के लिए, मैं $50,000 खरीद के गया था बैंक से, मैं बैंक से $50,000 खरीद के गया था 80 रुपये के रेट पे, लेट से वापस आया हूँ, मेरे $30,000 खर्च हुए, $20,000 अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं रख नहीं सकता, मुझे जाके बैंक को देना पड़ेगा, ये नियम है। तुम ऐसे ही लिखोगे, लोग रख लेते हैं पर तुम ऐसे नहीं लिखोगे, लोग रख लेते हैं, बैंक को जाके $20,000 देना पड़ेगा। बैंक बोला हम तो 75 देंगे, तो नुकसान हो गया आपको, पर देना पड़ेगा, आप रख, वेरी गुड, ठीक है। कोई भी PRI, फॉरेन एक्सचेंज, होल्ड, अक्वायर, होल्ड, ओन, पोजेस, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन प्रॉपर्टी नहीं कर सकता।
ये फिर बोला कि ये तो ब्लैंकेट नहीं है, इसके ऊपर भारत सरकार ने ऑब्वियसली कुछ नोटिफिकेशन निकाल के रिलैक्स कर रखा है, जैसे मैंने बोला ना $2000 का लिमिट है, पर वो एग्जाम में लिखना, देखो क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट में, हाँ ठीक है। इधर देखो, तुम बाहर गए थे या इंडिया में थे, जो भी, अंकल ने तुमको $10,000 दिया, तुम वो $10,000 रख, तुमको बैंक को बेचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर से सर सेम डायग्राम आ गया, ये डायग्राम मैंने बोला था 3 बार है, कैट का पैट वाला, वही अब कैट चालू हो गया। वी इंडियंस वी कैन ड्रॉ मतलब परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्संस फॉर परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। यहां से चालू हो गया अपना पूरा वो शेड्यूल 1, 2, 3 का ज्ञान। बस अब ये एक अलग लेवल पर डिस्कशन है। सबसे पहले मेरे सामने है ड्रॉवल का डेफिनेशन। ड्रॉवल का मतलब होता है बैंक से खरीदना। जैसे आई नीड $20,000 फॉर मेकिंग सम पेमेंट, सो आई हैव टू ड्रॉ $20,000 फ्रॉम बैंक, विच मीन्स आई हैव टू परचेज इट फ्रॉम बैंक। तो ड्रॉवल का इन्होंने 3 मतलब बोला है। नंबर 1, ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन। नंबर 2, ओपनिंग ऑफ एलसी और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये भी एक तरह का ड्रॉवल के बराबर ही है। एलसी पढ़ाया हुआ है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्ट्स के दौरान चाहिए होता है। और तीसरा, इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी। रूल 3, 4, 5, शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 1 वाले ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं, अलाउड है कि नॉट अलाउड है, प्रोहिबिटेड। इनके लिए डॉलर आपको सारे फैंसी नाम है, अंदर में जब नाम आएंगे पढ़ते समझ में आ जाएगा। मैं आज, अब देखो फेमा पढ़ाया हुआ है तुम लोगों, ठीक है, अभी रिवाइज करा रहा हूँ। आज नाम बोलूंगा, नाम बोलते याद आ जाएगा सर ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है, ये शेड्यूल 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा कि 3 में जाएगा। शेड्यूल 1 वाले ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, प्रोहिबिटेड। शेड्यूल 2 वाले कैसे होते हैं, परमिटेड ऑफ कमर्शियल नेचर एंड सीजी का अप्रूवल चाहिए। और 3 नंबर वाले जो होते हैं वो भी परमिटेड होते हैं, पर वो आम जिंदगी वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसके लिए आरबीआई ने LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम निकाल रखा है। मैं $2.5 लाख तक पर एनम खरीद सकता हूं, ठीक है। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, अभी तो मैं रिवाइज करूंगा पर जस्ट ऐसे। कॉल बैक सर्विसेज, कॉल बैक सर्विसेज शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड है। नेपाल भूटान पैसा भेजना है, वो रूल 3 में लिखा है, नहीं अलाउड नहीं है। कल्चरल टूर, कल्चरल टूर शेड्यूल 2, ठीक है। आईफा का फिल्म फेस्टिवल बाहर ऑर्गेनाइज होगा, IPL हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेट्स से, ठीक है, और यहाँ की कंपनी वहाँ स्पॉन्सरशिप करना चाहती है, $1 लाख के ऊपर लगेगा। शेड्यूल 2 सीजी का अप्रूवल। हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, प्राइवेट विजिट, शेड्यूल 3। पढ़ाई करने जा रहे हैं, 3। अस्पताल जा रहे हैं, 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सबसे पहले रूल 3, शेड्यूल 1 वाले 8 ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर नहीं मिलेगा। नेपाल भूटान घूमने के लिए नहीं मिलेगा, नेपाल भूटान पेमेंट करने के लिए भी नहीं मिलेगा। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 के ट्रांजैक्शन अलाउड है, पर सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर RFC अकाउंट से निकाल के पैसा खर्चा करोगे तो अप्रूवल। शेड्यूल 3, $2.5 लाख की लिमिट है, आरबीआई ने बोली उससे ज़्यादा चाहिए तो आरबीआई का अप्रूवल, $2.5 लाख तक चाहिए तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा, ठीक है। RFC से निकाल के खर्चोगे तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, ये आ गया शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के सारे ट्रांजैक्शन समझाए हुए हैं, इनका पूरा डायग्राम्स भी बनाया हुआ है, पीछे पेज में डाला हुआ भी है, वो नहीं दिखा रहा हूँ, खाली अभी नाम याद करेंगे। ब्राउन कलर, पहला खाली ब्राउन कलर, आउट ऑफ लॉटरी जीते हो इंडिया में और पैसा बाहर भेजना चाहते हो ना। नंबर 2, शौक है तुमको कैजुअल इनकम का। कैजुअल इनकम मतलब रेसिंग, राइडिंग, हॉबी, इन सब से कमाया है, बाहर भेजना अलाउड। 3rd, तुमको विदेशी लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, फुटबॉल, पूल, स्वीप स्टेक करना है, उसके लिए डॉलर चाहिए। 4 और 5 में एक चीज कॉमन है, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। कौन सा मना है, 4 नंबर,
कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होल्डली ओन्ड सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ एन इंडियन कंपनी, या फिर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट अप टू 10% कमीशन ऑन टी एंड टोबैको। रशिया वाला केस था ना ये। 6 नंबर डिविडेंड बैलेंसिंग, 7 नंबर कॉल बैक सर्विस, 8 नंबर एनआरएसआर स्कीम। इसमें से लास्ट के 4 ऑब्सोलीट है पर एग्जाम में तो आते हैं। शेड्यूल 2 ऊपर हाथ का लिखा हुआ पढ़ो। क्राउन। ठीक है, कोई बात? शेड्यूल 2 वाले ट्रांजैक्शंस जब पढ़ोगे तो वो कमर्शियल नेचर के ही हैं। आपको लगे या नहीं कि इसमें मना वाली कोई बात है? हम लोग बोल रहे हैं हाँ अलाउड है, बस आपको किससे पूछना है? स्टेट गवर्नमेंट सर, डॉलर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ टोटल कितने ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ऊपर से? 9 है ना शायद, 9 में से केवल 2 जगह एक डॉलर का कुछ लिमिट है, $10,000, $1,00,000, बाकी जगह डॉलर का कोई लिमिट में डाला हुआ नहीं है। और पढ़ते नंबर 1, कल्चरल टूर। जब भी वो लोग बोलेंगे ना कि बॉलीवुड जाके नाच रहा है, मतलब कल्चरल टूर। कल्चर का मतलब समझ लो, कल्चर मतलब होता है संस्कृति। भारत की संस्कृति में त्योहार तो आते ही हैं, जो दिवाली वगैरह ये सब त्योहार हैं, ये तो है ही, लेकिन सर बॉलीवुड भी तो हमारी संस्कृति है। कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियन बॉस, डोंट मिक्स कल्चर विथ। कई जन के खोपड़ी में गड़बड़ बैठा हुआ है, वो सोचते हैं कि त्योहार होगा बाहर तभी। अरे नहीं यार, कल्चर अलग चीज होता है। इंडिया का मुस्लिम, ठीक है, और अमेरिका का मुस्लिम सेम नहीं है। इंडिया का मुस्लिम इंडियन है, उसके संस्कार इंडिया वाले हैं, वो जॉइंट फैमिली का निकला हुआ है। अमेरिका का मुस्लिम, उसके संस्कार अमेरिका वाले हैं, वो एकल न्यूक्लियर फैमिली होगा वहां, ठीक है। हम कल्चर की बात करें, हम धर्म की बात, कल्चर। एज फार एज द कल्चर थिंग इज कंसर्न, जितने भी इंडियंस हैं हम लोग सब, हमारा धर्म जो भी हो, हमारा कल्चर ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। मेरी माँ अगर घर में मुझे कूटेगी तो तुम्हारी माँ भी तुमको कूटती होगी। इट्स एन इंडियन थिंग, इट्स नॉट अ रिलीजन वाला थिंग, समझ रहे हो। तो बॉलीवुड रिप्रेजेंट्स आवर कल्चर। तो बॉलीवुड वाले लोग बहुत पूछते हैं कि बॉलीवुड वाला बाहर जाके नाचा फिल्म स्टार, मतलब वो कल्चरल टूर है। शेड्यूल 2 में आएगा, शेड्यूल 3 में मत कर देना, ठीक है। नंबर 2 पढ़ो एक बार। फर्स्ट पॉइंट, ये एडवर्टाइजमेंट बाहर कौन कर रहा है? नॉर्मल कंपनी की सरकार? सरकार कौन सी सरकार? स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू, वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बाहर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट या उसका पीएसयू बाहर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कौन सा एडवर्टाइजमेंट? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया। कितने का? मोर देन $10,000। तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है फॉर दीज 3 पर्पसेस फिट, तब तो परमिशन। इसके अलावा कोई और पर्पस के लिए ऐड कर रहा है तो परमिशन। कौन से वो 3 पर्पस से जो अलाउड है जिसके लिए परमिशन नहीं चाहिए? फिट, एफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो होता है ना, हर स्टेट अपने अपने राज्य में वो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट करते हैं। आई से इंटरनेशनल बिडिंग, टी से टूरिज्म प्रमोशन। ये 3 पर्पस के लिए अगर ऐड कर रहे हो तो नहीं पूछना, इसको छोड़कर और पर्पस के लिए करो तो पूछना। 3, 4, 5, 7, 9, देखो लाल लाल सर्कल, 3, 4, 5, 7, 9, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, शिप से जुड़े हुए हैं। आओ नीचे, किससे जुड़े हुए हैं? मैंने ये डायग्राम बनाया था फॉरेन शिप वाला। इंडिया की कंपनी ह्युंडई, इंडिया की कंपनी मतलब उसका इंडियन सब्सिडरी, ह्युंडई गाड़ी बनाया चेन्नई में और उसको भेजना सिंगापुर है, तो लॉजिस्टिक कंपनी ग्लोविस को बोलेगा। ग्लोविस इज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मतलब जिसके पास जो मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रक ट्रांसपोर्ट, शिप ट्रांसपोर्ट, कंटेनर बुकिंग, सब, ठीक है। तो शिप से कनेक्टेड ही 5 पॉइंट्स हैं। 3, 4, 5 एक बार अपने आप रीड मारो।
आप बोल सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में पूरी की पूरी शिप आपने हायर कर ली, चार्टर्ड। किसने किया? हमने कि पीएसयू ने? पढ़ो, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ अ वेसल, वेसल मतलब शिप, चार्टर्ड पूरा शिप ले लिया, कौन? पीएसयू। फॉरेन शिप लिया होगा तभी तो डॉलर में पेमेंट हो रहा है, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन का लेता तो नहीं होता, तो पूछना पड़ेगा। नंबर 4 में अगेन इंपोर्ट कौन कर रहा है? हम तुम कर रहे हैं कि सरकार? नंबर 4, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑन व्हाट बेसिस? सबसे ज्यादा महंगा यही होता है, सीआईएफ बेसिस। एफओबी सस्ता होता है, सीआईएफ बेसिस पे इंपोर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू, और डॉलर्स में पेमेंट करना है, पूछना पड़ेगा। 5 नंबर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जैसे ग्लोविस इंडिया, ग्लोविस त्यानजिन को पेमेंट करना चाहता है डॉलर्स में, पूछना पड़ेगा। 7 नंबर, हमने शिपिंग के लिए जो कंटेनर्स बुक किए थे वो कंटेनर ज़्यादा लंबे समय तक रख लिए तो उसके लिए डिटेंशन चार्जेस देना पड़ा, एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड रेट, तो डॉलर्स में पेमेंट हो रहा है, पूछना पड़ेगा। आपने पीएनआई क्लब की मेंबरशिप ली है, शिपिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन रेमेडी क्लब की मेंबरशिप ली है, मतलब शिपिंग इंश्योरेंस डॉलर में पेमेंट होता है, पूछना पड़ेगा। ये सब मेरा समझाया हुआ, मैं खाली अभी समझा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर, ट्रांसपॉन्डर का मतलब क्या था? ट्रांसमीटर प्लस रेस्पॉन्डर। एग्जाम्पल, कलर्स टीवी चाहता है कि उनका बिग बॉस वाला शो लंदन में भी चले, वहाँ पे भी एनआरआई की आबादी है, तो बीबीसी को पेमेंट कर रहे हैं वो लोग, बीबीसी बोला ठीक है हम चला देंगे, तो बीबीसी को पैसा दे रहे हो ना, हायरिंग चार्जेस, तो डॉलर में, तो पूछना पड़ेगा। 8 नंबर, नेशनल इंटरनेशनल या रीजनल बॉडी को छोड़ के कोई और प्राइवेट बॉडी ने कोई बाहर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया है और आप उसमें प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप देना चाहते हो एक्सीडिंग $1,00,000, पूछना पड़ेगा। क्लियर है ये थे शेड्यूल 2 के 9 ट्रांजैक्शंस। अब कौन है? शेड्यूल 3 में 2 हिस्से हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, अदर देन इंडिविजुअल। सबसे पहले पार्ट ए, एलआरएस का फुल फॉर्म। अंडर दिस स्कीम एवरी इंडियन नेशनल कैन परचेज अप टू $250,000 पर एनम ईच ईयर फ्रॉम द बैंक फॉर परमिटेड कैट एंड कपैट, कैट एंड कपैट। $2.5 लाख बहुत होता है, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, $2.5 लाख खरीदने के लिए तुमको अपने आप को बेचना पड़ेगा, ठीक है। डॉलर का भाव कुछ 85 के आसपास चलता होगा, मतलब मैं कितना बोलूँ, कुछ 2.25 करोड़ रुपए के आसपास कुछ आ जाएगा पेमेंट, ठीक है। $2.5 लाख तुमको बैंक से चाहिए तो खरीदना पड़ेगा ना, तो बैंक बोलेगा 2.25 करोड़ रुपया लाओ, तो देना पड़ेगा। तो उतना इस तरह का परचेज कौन कर सकता है यार? अल्ट्रा रिच। इसमें क्लबिंग भी अलाउड है, मतलब आपके फैमिली में सपोज 6 लोग हैं तो 6 का लिमिट आप अपने अकेले में जोड़ सकते हो, $15 लाख खरीद सकते हो फ्री में, फॉर परमिटेड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये क्लियर है, बैंक से उठा सकते हो। माइनर भी चलेगा, माइनर के नाम फॉर्म पे गार्जियन साइन कर देगा। ये जो डॉलर आप उठा सकते हो, $2.5 लाख तक उठाओगे तो पूछना नहीं है, उससे ज़्यादा उठाओगे तो किससे पूछोगे? आरबीआई, नॉट सीजी। कौन, किससे पूछोगे? आरबीआई। अच्छा, इसमें 3 ऐसे पर्पसेस हैं जिसमें अगर 2.5 लाख के ऊपर भी है तो भी आरबीआई को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो 3 पर्पसेस कौन से? स्टार किया हुआ देखो, एजुकेशन, मेडिकल और इमिग्रेशन। वहाँ पर अगर उन्होंने कुछ जैसे एजुकेशन के लिए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी ने बोला $4 लाख तो $4 लाख, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, अस्पताल ने बोला $10 लाख तो $10 लाख, ठीक है। वहाँ एमाइग्रेट कर रहे हो, वहाँ बसने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ की सरकार ने बोला अपने आते आते $20 लाख लेते हुए आना बोरा में, $20 लाख, ठीक है। इन 3 पर्पसेस में अगर लिमिट ज़्यादा भी है तो भी आरबीआई से पूछना नहीं है। अच्छा, तुमको डॉलर किस किस चीज़ के लिए चाहिए, क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं तुम्हारे? नंबर 1 रीड, अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोग रीड करेगा, मेरा गला हो गया है। नंबर 1 प्राइवेट विजिट का मतलब क्या है? थाईलैंड जा रहे हो, बैंकॉक नहीं, प्राइवेट मतलब घूमने जा रहे हो परिवार के साथ, वैसा वो तो कोई भी जा सकता है, तुम भी जा सकता है, हाँ रित्रो, ठीक है।
प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट, नॉट पाकिस्तान, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, क्योंकि नेपाल भूटान के लिए डॉलर नहीं मिलता। नंबर 2, इंडियन लोग गोरों को बाहर गिफ्ट और डोनेशन देना चाहते हैं, बोला दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उल्टा नहीं हो रहा है क्या? नंबर 3, बाहर जा रहे हो क्यों? नौकरी के लिए। 4, ओहो 4, ओहो फिर से ओहो 4, किससे जा रहे हो बाहर? एमाइग्रेशन, स्पेलिंग देखो, EMI का मतलब होता है तुम जा रहे हो बाहर, और एक होता है इमिग्रेशन, IMMI, मतलब कोई यहाँ आ रहा है बसने के लिए, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे लोग इंडिया में भी तो आना चाहते हैं बसने के लिए, है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि क्या अलाउ करना है, क्या नहीं अलाउ करना है, ऐसी पॉलिसीज़ होती है, ठीक है। देखो ज़्यादा चांसेस यही होगा कि हमारे यहाँ से लोग जाएं कंपेयर टू बाहर से आएँ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सैचुरेटेड, मोर देन सैचुरेटेड, ठीक है। नंबर 4, एमाइग्रेशन। नंबर 5, तुम्हारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, तुमको यहाँ छोड़ दिया उन्होंने, और तुम उनके खर्चे के लिए बाहर डॉलर भेज रहे हो। 6 नंबर पूरा पढ़ो यार। ओके ओके। 7 नंबर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, 8 नंबर पढ़ना है, और 9 नंबर कुछ और करना है, ठीक है। लिमिट से ज़्यादा होने पे अप्रूवल है, वरना अप्रूवल नहीं है। अच्छा, $2.5 लाख की जो लिमिट है पूरे 1 साल का है, मतलब साल में मैं बार बार बाहर जा रहा हूँ, तो जब जब डॉलर लग रहा है वो उससे माइनस होते जाएगा। ग्रेट। इन 3 पर्पसेस में भले ही 2.5 लाख के ऊपर हो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स डाले थे तुम लोग को समझाने के लिए, डाउट्स, ठीक है। ये $2.5 लाख क्लियर है। अब नीचे आ जाओ। अगर कोई एक्सपैट एम्प्लॉई है, मतलब विदेशी यहाँ पे काम कर रहा है, वो अपनी पूरी की पूरी नेट सैलरी बाहर भेज सकता है इफ ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड नॉट परमानेंटली रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिया में कितने साल के लिए है? 3 साल। ये एक्सपैट एम्प्लॉय कोई भी चलेगा, बस पाकिस्तानी नहीं चलेगा। पढ़ो क्या लिखा है। नंबर 1, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री अदर देन पाकिस्तान, एंड नंबर 2 होता है इंडिया का सिटीजन जो बाहर रहता है, यहाँ पे आया डेप्यूटेड हुआ है, ठीक है ना। पूरी नेट सैलरी बाहर भेज सकता है। पार्ट बी का नाम पढ़ो क्या है। अब यहां एक धोखा है और ये धोखा ICAI ने किया है, इंस्टीट्यूट ने किया है। आई टेल यू। RBI के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है पार्ट ए पार्ट बी हमने नहीं बनाया, किसने बनाया? RBI ने बोला पार्ट ए वाले ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल के लिए और पार्ट बी वाले ट्रांजैक्शन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब आर्टिफिशियल पर्संस के लिए। ICAI बार बार रिपीट ऑफेंस करता है। दलाली, ये देखो, ये दलाली वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, हमेशा ये दलाली वाला ट्रांजैक्शन किसी इंसान का करवाएगा कि तुम बैंगलोर के एक निवासी तुम बैंगलोर के एक निवासी हो, मतलब इंसान हो, तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी है, तुम वो प्रॉपर्टी गोरे को बेचना चाहते हो, तो उसके लिए तुमने फॉरेन ब्रोकर से बात करके बिकवा दिया, तो फॉरेन ब्रोकर कमीशन लेगा, तो आप उसको कमीशन डॉलर में देना चाहते हो, तो कमीशन अगर आप डॉलर में देना चाहते हो फॉरेन ब्रोकर को, क्योंकि उसने किसी फॉरेनर को आपका इंडिया वाला प्रॉपर्टी बिका दिया, तो आप कितना कमीशन दे सकते हो? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर, ठीक है। अब आप बताइए ये ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी में आता है, पार्ट ए की पार्ट बी? पार्ट बी क्या लिखा पढ़ो, अदर देन इंडिविजुअल, और हमेशा बताएंगे बैंगलोर की ओन में जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो एक इंसान है। हर बार ICAI गलती करता है, तो ये जो गलती है कौन कर रहा है? ICAI, ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये 20-25 साल से सिलेबस में है, जब से आया तब से, और ICAI ने हमेशा यही स्टैंड रखा है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नोट डाल दिया। ये 2 नंबर का नोट पढ़ो। एक्चुअली इट इज नॉट परमिसिबल फॉर इंडिविजुअल्स, पर एज पर ICAI परमिटेड। तो ICAI जो एक पार्लियामेंट में लॉ बनता है और एक ICAI के दफ्तर में बनता है,
तो अब क्योंकि मैं आईसीआई का एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे वो वाला लॉ भी तो आना चाहिए, तो ठीक है। तो भले ही पार्ट बी में ऊपर लिखा है कि इट इज फॉर आर्टिफिशियल पर्संस, पर अगर आईसीआई इंसान पे लगा के देते तो तुम अपना चुपचाप, क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और हार्ड बात, सर यहाँ पे ना 4 ट्रांजैक्शन है और कमाल की बात है चारों में डॉलर का कुछ ना कुछ लिमिट है जो याद करना पड़ेगा। इस लिमिट के अंदर अगर डॉलर चाहिए तो पूछना, इससे ज़्यादा चाहिए तो किससे पूछना पड़ेगा? आरबीआई से, ठीक है। 4 ट्रांजैक्शन है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुमको, सुनो। ये 3 नंबर ट्रांजैक्शन जो है ना, इसमें तो लोअर हायर का चक्कर ही नहीं है, बाकी 1, 2 एंड 4 में लोअर हायर का चक्कर है। खाली पहले वाले में लोअर है, बाद बाकी सब जगह हायर है। ये सब पे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे सम्स वाले जो हमने क्वेश्चन बैंक में किए थे। पहला सवाल पढ़ दो जरा। मतलब अपने मन में पढ़ो तो सबको एक बार। नंबर 1, ओके। बात करें, सपोज एक इंडियन कंपनी है, वो विदेश में डोनेशन देना चाहती है। डोनेशन फॉर व्हाट पर्पसेस? ऑरेंज। क्रिएशन ऑफ चेयर का मतलब पेइंग अ फॉरेन यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी का सैलरी देना, उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चेयर। नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मतलब चैरिटेबल फंड या आर&डी फंड, यूनिवर्सिटी का फंड, इसमें डोनेशन देना है। कितना डोनेशन दे? लोअर लोअर की हाई लोअर की हायर, लोअर व्हाट? 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ लास्ट, एवरेज की टोटल 3 साल का टोटल जितना आप डॉलर कमाए हो, मतलब आप एक्सपोर्टर हो, उसका 1%, और $5 मिलियन। 5 मिलियन बहुत होता है, 50 लाख, विच एवर इज लोअर। नंबर 2, दलाली बढ़ो। प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? बायर कहाँ पे है? दलाल कहाँ पे है? दलाल अगर इंडियन होता तो रुपीस देता ना, तो आप यहाँ पे बात ही क्यों करते हैं? डॉलर में ले रहा है दलाली, मतलब गोरा दलाल, ठीक है। सोचो गोरों में भी दल्ले होते हैं, मतलब कितना बड़ा काम है, नहीं है ना? ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ इधर। पॉइंट नंबर 2, कमीशन फॉर सेल ऑफ विच प्रॉपर्टी? रेजिडेंशियल की, कमर्शियल की, कुछ भी रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों। कितनी ब्रोकरेज कमीशन दे सकते हो? $25,000, और $25,000 बहुत कम होता है। हेलो, $25,000 में नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। $25,000 बहुत कम होता है। अगर कभी भूल जाओ कि सर लोअर या हायर था, तो कॉमन सेंस लगाना। अगर डॉलर का भाव 100 रुपया भी पकड़ोगे, ठीक है, तो 25,000 इंटू 100 बोलो, 25 लाख। 25 लाख बहुत कम होता है। दलाली वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 25,000 कम ही होता है। तो ऑब्वियसली कम अमाउंट है तो ये लोग लोअर तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? हायर। तो हायर क्या है? 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, इनवर्ड रेमिटेंस। जितना भारत में आया उसका 5% विच एवर इज हायर। इस पर बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल सम्स था ना, ठीक है। 2 दलाल थे, मिला के देना था 2.5% ईच पूरा। 3 नंबर, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी तुमने लिया है, कितना दे सकते हो? $10 मिलियन। एनी अदर कंसल्टेंसी $1 मिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस को एक नया पेट्रोलियम प्लांट बनाना है, आप समझ रहे हो? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है। इसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? एक बात सोचो, एक नॉर्मल सा बिल्डिंग बनता है,
उसका जो प्लान बनाने वाला आर्किटेक्ट है वो लाखों में फीस लेता है। मॉल बनता है, मॉल, मॉल का भी तो आर्किटेक्ट होगा, मॉल का आर्किटेक्ट फीस लाखों में जाएगा कि करोड़ों में? सोच के देखो आप सर, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो सर नहीं, अरबों में नहीं, मतलब मल्टी करोड़ों में जाएगा, ठीक है। ये सब तो प्रोजेक्ट उस तरह के हैं ना। आज बुर्ज खलीफा का जो आर्किटेक्ट होगा उसने तो जो कंसल्टेंसी फीस दी होगी, आप समझ रहे हो ना कितना मिलियंस में जाएगा। वैसे एक अच्छा, मैं उतना दूर क्यों जाऊं बुर्ज खलीफा, मैं यहीं की बात कर लेता हूँ। 60 तल्ले की बिल्डिंग बनी है। 60 तल्ले की बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट प्लान है वो एक नॉर्मल आर्किटेक्ट तो नहीं करेगा भाई। 60 तल्ला वो प्रेशर से ही फट जाएगा, मतलब समझ रहे हो, प्रेशर भी तो होता है ऊपर, कितना लेयर। 60 स्टोरेड बिल्डिंग है, कुछ भी हल्का सा गड़बड़ हो जाए, अगर गड़बड़ तो हो सकता है। अच्छा, नेचुरल कैलामिटीज तो होते हैं, आंधी तूफान तो चलते हैं, समझ रहे हो। सब कुछ दिमाग में रख के प्लान बनाना है, तो उसका आर्किटेक्ट तो कोई बड़ा ही होगा ना। हफीज कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया हुआ है वो। हफीज कॉन्ट्रैक्टर इज अ वेरी फेमस कॉन्ट्रैक्टर, बाहर का है, दुबई बेस्ड है, उससे प्लान बना है उसका। क्योंकि भाई 60 तल्ले का बिल्डिंग है, मतलब ऊंच नीच जरा सा हो जाए, मतलब आप समझ रहे हो किसको बोलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आप कितना दे सकते हो? 10 मिलियन। बाकी प्रोजेक्ट्स कितना? 1 मिलियन। वेरी गुड। लास्ट वाला पढ़ो यार। प्री इनकॉर्पोरेशन, विदेशी कंपनी भारत में आके अपना सब्सिडरी खोला तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लगेगा, आप रीइंबर्समेंट करोगे, कितना रीइंबर्समेंट करते हो? हायर ऑफ पढ़ो, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और $1 लाख। डन है, ओके। प्रोसीजर वही नॉर्मल LRS वाला, इधर RFC और EFC से निकाल के दोगे तो एग्जेम्पशंस है। हरे डब्बे में बोला है कि ये वाले चीज में P&I क्लब की मेंबरशिप अगर आप EFC से देते हो तो एग्जेम्पशन नहीं है, वैसे इन दोनों में भी एग्जेम्पशन नहीं है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हो एग्जेम्पशन, ठीक है। फिर से डायग्राम आ गया लौट के। करंट अकाउंट पूरा खत्म होता है, हम किसकी बात करेंगे? कैपिटल अकाउंट। सुनो, आई एम ऑन पेज नंबर, यहां से लेके एंड तक 31 तक 6 पेज, थोड़ा सा अप मार्केट है तो थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, ब्रेक के बाद। ओके, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। देखो, स्टार्ट करते ही सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? फर्स्ट रीड शेड्यूल 1 एंड 2, क्योंकि उससे बहुत एग्जाम्पल्स मिलेगा तो माथा सेट हो जाएगा। फिर यहां पे आओ, ये आ गए सर हम। सो ऑल द परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 शेड्यूल 1 एंड 2। शेड्यूल 1 किसके लिए है? PRI। शेड्यूल 2 किसके लिए है? PRO। शेड्यूल 1 में क्या क्या परमिटेड ट्रांजैक्शन है? एक इंडियन, नंबर ए, हम लोग फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे फॉरेन असेट क्रिएट होगा। नंबर 2, हम लोग फॉरेन करेंसी में लोन रेज करते हैं। जब मैं हम लोग बोल रहा हूं ना, तो खाली इंडियन नेचुरल पर्सन, इंडियन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इंडियन कंपनी भी सोचो, एक इंडियन कंपनी है फॉरेन बैंक से लोन ले लिया तो लायबिलिटी बढ़ गया, फॉरेन लायबिलिटी। नंबर 3, बाहर कोई प्रॉपर्टी लेवा बेची किया, फॉरेन असेट। नंबर 4, गारंटी इशू किया, मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी। नंबर 5, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स। ये सब हम जैसे लोग करेंगे, बैंक्स वगैरह करेंगे, बैंक्स वगैरह करेंगे। नोस्त्रो वोस्त्रो लोरो, अरे याद है कि नहीं है? मैंने बोला था नोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, ठीक है। नंबर F, गाली नहीं है ये, गूगल कर लो, ठीक है, ये है, सर्च करके देख लो। नंबर F, अगर हमने इंडियन करेंसी में लोन लिया है बट लिया किसी गोरे से है तो चुकाना तो इनमें डॉलर पड़ेगा ना, तो इट्स अ फॉरेन लायबिलिटी। नंबर G, हमने डॉलर का ही अकाउंट इंडिया में मेंटेन कर रखा है, EFC अकाउंट, तो वो एक इंडियन असेट हो गया मेरे लिए, मतलब फॉरेन असेट हो गया इन इंडिया, डॉलर पड़ा है उसमें। इंश्योरेंस पॉलिसी, विदेशी कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन असेट। लोन्स बाय PRI टू PR, हमने गोरे को लोन दिया है तो हमारे लिए वो लोन असेट हो गया, फॉरेन असेट। नंबर I, रेमिटेंस, इंडिया के बाहर कोई कैपिटल असेट का ट्रांसफर हुआ है।
नंबर जे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब करेंसी डेरिवेटिव्स। ओके, वैसे ही शेड्यूल टू किसके लिए सर? सेम वही ट्रांजैक्शन मिलेंगे उल्टे एंगल से, फ्रॉम द एंगल ऑफ वो इंडिया के पीआरओ इंडिया के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, इंडिया की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, वैसा वो पूरा मिलने वाला है यहाँ पे सेम। ठीक है, ये था परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब सर देयर आर सम प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस आल्सो, वो क्या एक बार देख लेते हैं बगल में। देयर आर 5 प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स। एक पीआरओ भारत में इन 5 चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कार्टून सी से, अरे देखो चिट फंड, एन से निधि कंपनी, ए से एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी, आर से रियल एस्टेट और टी से टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इनमें वो इन्वेस्ट नहीं करता। अब इसके कुछ नोट्स है, देख लेते हैं। नोट 1, स्टेट गवर्नमेंट जो चिट फंड एक्ट को रेगुलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट वो एनआरआई लोग को भारत में चिट फंड में इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकती है अपने स्टेट के अंदर ऑन अ नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। मतलब एनआरआई उस स्टेट के अंदर चिट फंड में पैसा लगा देगा पर पैसा भारत के बाहर ले जा नहीं सकता। नंबर 2, पहले तो बोला ये पीआरओ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फिर रियल एस्टेट का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। बोला रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, टाउनशिप, ब्रिज, ये सब कुछ काउंट नहीं होगा, रेट्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ काउंट नहीं होगा, मतलब ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, टीडीआर सर्टिफिकेट समझाया था ना, ये कर्नाटका से स्टार्ट हुआ था। जब गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करती है तो टीडीआर सर्टिफिकेट देती है, वो टीडीआर सर्टिफिकेट आप बिल्डर को जाके बेच सकते हो। ये टीडीआर सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग का काम एक गोरा पीआरओ नहीं कर सकता। ये सब है प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स। अब इधर सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया एलआरएस, बोला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी एलआरएस $2.5 लाख की लिमिट अवेलेबल है। इसके अलावा हर एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई ने अलग से रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, उसमें अलग डॉलर की लिमिट भी है। तो इधर देखो $2.5 लाख की लिमिट भी है और सेपरेट रेगुलेशन में स्पेसिफिक लिमिट्स भी है। ठीक है, अगर आप लिमिट से ज्यादा चाहोगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अच्छा, ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में अगर आप डॉलर भेजना चाहते हो, ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा बैंड देश, जो बेसिकली जहां मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, उन देशों में अगर आप डॉलर भेजना चाहते हो तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। प्रोहिबिशन, नॉर्थ कोरिया में आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, अगर करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, सॉरी। लास्ट, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो जो शेड्यूल 1-2 में नहीं है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक रूट नहीं है, अप्रूवल रूट। ये डन है। लास्ट के नोट से तो डायग्राम से, वो सिलेबस नहीं है। अब पीछे आ जाते हैं, कम टू पेज 26। तो हमने लास्ट के 3 पेज पहले ही पढ़ लिए, शेड्यूल 1-2 एंड प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स बाय पीआरओ इन इंडिया। अब नंबर 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 2A जो नीचे दिया हुआ है, कोई भी पर्सन बैंक से परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर के लिए डॉलर ड्रॉ कर सकता है। फिर नंबर 2, आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। नंबर 2A आएगा सीजी रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है। दोनों का मैंने कंपैरिजन यहाँ लिखाया है। 6 का 2 क्या बोलता है? आरबीआई रेगुलेट्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सीजी रेगुलेट्स ऑन नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल मसाला बॉन्ड, ठीक है। इधर द आरबीआई में रेगुलेट सर्टन क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मसाला बॉन्ड्स। उसमें आरबीआई लिमिट्स भी बता सकता है और कंडीशन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में सीजी रेस्ट्रिक्शंस बताएगा, लिमिट्स बताएगा, कंडीशंस बताएगा। अच्छा, कौन से 2 ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको ना आरबीआई मना करेगा ना सीजी मना करेगा? नंबर 1, लोन का रीपेमेंट, जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ फॉरेन लोन। अरे विदेश से लोन लिए तो चुकाना तो पड़ेगा ही, उसके ऊपर आरबीआई रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं डालेगा। पहला वाला पॉइंट पढ़ो, फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, मतलब ब्रैकेट में रीपेमेंट ऑफ लोन। नंबर 2, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हमने जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट करके सब्सिडी कंपनी खोली थी वो डूब गई लॉस में, तो उसको और पैसा चाहिए ना, ठीक है। मतलब रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द फॉरेन सब्सिडी ऑफ एन इंडियन कंपनी। मैंने बोला था जैसे गोरे इंडिया में कंपनी खोलते हैं तो एफडीआई, इंडियंस बाहर खोलें तो ओडीआई। एफडीआई विदेशी कंपनी इंडिया में आया, कोका कोला ने इंडिया में अपना कंपनी फैक्ट्री खोला कि नहीं खोला, ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
इंडियन कंपनी रिलायंस से विदेशों में जाए कंपनी खोला, ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो अगर वहां पे लॉस हो गया तो पैसा भेजना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओडीआई का डीआई क्या, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डिप्रिशिएट हो गया मतलब लॉस हो गया तो पैसा भेजना पड़ेगा, रिकैपिटलाइजेशन, तो उसमें भी आरबीआई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा। तो आरबीआई या सीजी इन दो ट्रांजैक्शन पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा, ठीक है। 6 का 4, अब इधर ध्यान से, एक पीआरआई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुना, मैं एक पीआरआई हूं, आई कैन अक्वायर, होल्ड, ट्रांसफर फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन प्रॉपर्टी। इधर a PRI may hold, own, transfer, invest in foreign currency, foreign security, foreign property only in 2 cases, only in, जनरली आप जानते हो कि मेरे को अक्वायर, होल्ड, ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन फॉरेन असेट्स अलाउड, बट 2 केस में अलाउड है। नंबर 1, मैं विदेश में रहता था पहले, वहां मैंने कमाया है, तो मेरे खुद का कमाया हुआ पैसा है जो विदेश में मैंने कमाया था, जो मैं भारत लेके आया हूं, तब मैं होल्ड कर सकता हूं, मैं आरएफसी अकाउंट खोल लूंगा वगैरह वगैरह। या दूसरा, मुझे विरासत में मिला है किसी पीआरओ से, मैं पीआरआई हूं, मुझे किसी पीआरओ से विरासत में ये सब मिला है, तो 2 केसेस है। इफ सच करेंसी, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी वाज अक्वायर्ड, हेल्ड, ओन्ड बाय सच पीआरआई व्हेन ही हिमसेल्फ वाज अ पीआरओ, मतलब आई एम अ पीआरआई, आई एम एन एक्स पीआरओ, पहले मैं पीआरओ था, वहां मैंने खुद कमाया है जॉब, बिजनेस, वोकेशन करके, तो मैं होल्ड कर सकता हूं, या फिर मुझे विरासत में मिला है फ्रॉम अ पीआरओ रिलेटिव। उसी के इंस्टीट्यूट ने ये एग्जांपल्स दिए हैं। सिमिलरली एक गोरा पीआरओ, क्या एक गोरा पीआरओ इंडिया में असेट्स होल्ड कर सकता है, इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन करेंसी होल्ड कर सकता है? सिर्फ 2 केसेस में, वो पहले पीआरआई था तब उसने खुद कमाया था, या फिर किसी पीआरआई रिलेटिव से उसको इनहेरिटेंस में मिला है, ठीक है, ओके। आरबीआई इन सारे ट्रांजैक्शंस को क्या क्या कर सकता है? प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट, रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। कोई भी पीआरओ ने अगर इंडिया में कोई ब्रांच वगैरह खोला है तो उसको आरबीआई रेगुलेट करने का पावर रखता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बोला वही जो सीजी और आरबीआई कंसल्ट करके बताएंगे। ये समरी चार्ट है फेमा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस का। ये रहे परमिसिबल ट्रांजैक्शन, 2 शेड्यूल है, 1, 2 जो अगले पेज में पढ़ चुके हैं। फिर आरबीआई या सीजी कभी भी इन 2 ट्रांजैक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पीआरओ इन 5 बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कार्टून, सी से चिट फंड, ए से एग्रीकल्चर प्लांटेशन, आर से रियल एस्टेट एंड फार्म हाउस, कार्टून टी से ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर सर्टिफिकेट, और कार्टून एन से निधि कंपनी में। हो गया सर, खत्म है फेमा, ठीक है, ओके। ये मैंने फर्स्ट इनिशिएटिव चालू किया है कि मैं पूरा 100% रिविजन करा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी मैराथन कि खाली मैं 10% सिलेबस का करा रहे हैं। पूरा जो बुक कॉपी तुम पढ़ोगे एग्जाम के पहले वही पूरा मैं रिवाइज मैं करा रहा हूँ, ताकि कल को घटिया से घटिया, आलसी से आलसी, लिज्जड़ से लिज्जड़ स्टूडेंट भी एग्जाम के बीच में वो 1.5 दिन में जो छुट्टी मिलती है उसमें खाली एक बार वीडियो देख ले तो पूरा एक बार रिवाइज करके तो जा सके, ठीक है। फेमा हो गया। नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट दिस इंटरप्रिटेशन होगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे मीन्स वेडनेसडे 11:15 इंटरप्रिटेशन।